हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री मिले और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको पूरी क्लासेस मिलेगी। तो नो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 2 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आज हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या है। तो यहाँ आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ छोटे क्वेश्चन, छोटे इन द सेंस जो 1 या 2 मार्क्स में आते हैं और जहाँ पर आप लोग फंस जाते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को खत्म किया था, पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कर लिया है कंप्लीट, इसका वन शॉट रिवीजन भी कर लिया है और इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हो इसके। और बाकी अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी लेक्चर्स देखे हैं, तो भी एटलीस्ट इसका कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बाकी मैं यहाँ पर जो लेक्चर्स करवा रहा हूँ इसमें भी चीज़ों को साथ में लेके चलूँगा, जहाँ भी जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको भी क्लियर करवाते हुए चलूँगा। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई इन क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलो भाई यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन और कहाँ आप फंस सकते हो। ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बताना है इसमें से कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित बताइए भाई। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है एक चर में बहुपद। अब बात करें एक चर में बहुपद, एक चर क्या होता है, तो एक चर का मतलब एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ एक्स ही हो या वाई हो या जेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई दोनों आ जाए, तो ये दो चर हो जाएंगे। तो फिलहाल एक चर को ढूंढना है जिसमें एक ही चर हो। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुपद भी देखना है। ठीक है भाई, बहुपद का मतलब क्या था, तो बहुपद का मतलब ऐसा पद है जिसमें बहुत सारे पद हों और पद के साथ भी उसमें चर की घात जो होती है वो आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ना ही किसी भी चर की घात आप फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में नहीं हो सकता, यानी कि बटे में नहीं हो सकता, या फिर नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको चाहिए पूर्ण संख्या, कोई भी चर है उसकी घात। इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपने आप कॉन्सेप्ट आपके कहते हैं ना समझ में बिल्कुल तरीके से आ जाएगा। देखते हैं पहले वाले पे। तो पहले वाले की बात करते हैं, तो यहाँ इसने कहा एक चर वाला बहुपद, इसके अंदर क्या है, एक्स है, एक्स है, क्या वाई है इसमें, तो नहीं। चलो भाई देखो, दो चीज हमें यूज देखनी है। एक चर में सबसे पहले चर देखना है कितना है, और दूसरा बहुपद के लिए हम देखेंगे चर की घात। ये जो चर है उसकी घात जो है, ये जो घात होती है, चर की घात जो होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, और ये घात क्या होनी चाहिए, घात हमेशा 0 1 2 और इस तरह से ही होना चाहिए। ठीक है, घात हमेशा ये होगी। तो चर जो भी एक्स वाई जेड होता है उसकी घात जो होती है वो 0 1 2 3 होना चाहिए, तब ही बहुपद होगा। मतलब ये तरीका है बहुपद चेक करने का। ठीक है, ये तरीका बहुपद चेक करने का। तो एक चर तो बस वैसे ही चेक कर लोगे, अब देख लोगे भाई एक्स वाई तो नहीं आ गया दोनों साथ में, डन। तो इसमें हमने देखा भाई सिर्फ एक्स है, यानी एक चर, ये वाला टेस्ट पास हो गया है। चलो ठीक है, उसके बाद सेकंड बहुपद, यानी कि चर की घात 0 1 2 3 होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा चर एक्स है उसकी घात 2 है, चर एक्स है उसकी घात 1 है। नहीं का मतलब 1 होता है, यानी कि ये भी ये वाला टेस्ट पास कर चुका है। यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया ये एक चर में भी है और इसमें इसकी ये बहुपद भी है, क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बारे में, जो हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट में लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है।
चलो भाई, चर की घात पूर्ण संख्या है इसलिए एक चर में बहुपद बन चुका है, ये पहले वाले का आंसर कंप्लीट होता है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके अगले पार्ट पे देखते हैं उसमें क्या है। तो अगले पार्ट की बात करें, इसमें भी करेंगे 2 टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसके अंदर क्या है सेकंड पार्ट में, तो इसमें भी सिर्फ y है, ठीक है भाई। और y की घात देखो सिर्फ y है, मतलब एक चर में है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। उसके बाद y की घात 2 है और ये y की घात 1 है। भाई नहीं का मतलब 1 है, ठीक है। y की घात नहीं लिखी मतलब 1 है, तो यानी y की घात 2 है और 1 है, यानी कि जो घात की बात करें वो 0 1 2 में ही चल रहा है, यानी घात वाला टेस्ट भी पास हो गया और साथ में एक चर में है वो भी ठीक है। तो यानी इसमें सेकंड पार्ट में हम कह सकते हैं क्या, यह एक चर जो कि y है में बहुपद है, जिसमें y की घात 1 तथा 2 है। जो पूर्ण संख्या है। आप कोई सी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इससे पहले जो लिखा था मैंने वो भी लिख सकते हो। आप अपने तरीके से कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो, बस आपको ये चीज यहां पर दर्शाना है कि यहां पर भाई एक चर होना चाहिए और चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये 2 चीज कंपलसरी आपको लिखना है, आप अपने तरीके से कैसे भी इसमें लिख सकते हो। ओके, तो चलो भाई, ये सेकंड पार्ट भी हमने देख लिया यहाँ पर। और इसके क्या होते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी बन जाते हैं कि भाई आप बताइए कैसे, क्या मतलब बहुपद है कि नहीं है, तो इसको देख के आपको बताना होता है, तब आपको तो डायरेक्ट टिक लगाना होगा। लेकिन जब भी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको लिख के पूरे सॉल्व करने होंगे, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, क्या ये एक चर में है, तो भाई बिल्कुल एक ही चर में है, x है बस। और इसमें क्या ये चर का ये एक चर में बहुपद है, तो बहुपद की बात करें तो यहाँ पर x की घात कितनी है, भाई इसमें लिखा हुआ है हमारे पास √x, ठीक है भाई। √x का मतलब क्या होता है, तो x की घात होती है 1/2। भाई √x का मतलब होता है x की घात 1/2 होता है, ठीक है। अब बताइए क्या ये पूर्ण संख्या है, x की घात 1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है, तो भाई पूर्ण संख्या तो नहीं है। क्यों भाई पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 होता है और ये तो बटे में आ गया 1/2, यानी 0.5 आ रहा है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो नहीं है, तो ये क्या बहुपद होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें यहां पर क्या लिखेंगे तीसरे पार्ट में, यह एक चर जो कि x में है पर बहुपद नहीं है, ठीक है भाई, पर ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, और क्यों, क्योंकि चर x की घात, भाई कितनी आ रही है x की घात, 1/2 है, 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है भाई, जो पूर्ण संख्या नहीं है। भाई ये एक चर x में है, ठीक है, पर ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। डन, तो ये तीसरा पार्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। और यहाँ हमने पहचान लिया कि ये बहुपद नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ √x दिख गया, जहाँ भी आपको √x √y ऐसा कुछ दिख जाए इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। डन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं भाई, यहाँ की बात करें तो इसमें क्या ये एक चर में बहुपद है। अब बोलोगे सर चर तो है ही नहीं इसमें, बहुपद कैसे क्या करें, तो देखो क्या करना है आपको। जैसे अगर आपको ऐसे 9 दिख जाए, ठीक है, और इसमें चर आपको ना दिखे, इसका मतलब क्या होगा, तो उसके साथ हम लिख देंगे x की घात 0। भाई क्या लिख सकते हैं, भाई x की घात 0 क्या होता है, तो भाई किसी की घात भी होती है 0 तो वो 1 होता है।
भाई किसी की घात 0 होती है वो 1 होता है। इस कंडीशन में x की घात अगर 0 है तो ये भी 1 है, यानी हम इस 1 को 9 से गुना कर सकते हैं तो 9 एकम 9 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें क्या ये एक चर में बहुपद है, तो भाई हम देख पा रहे हैं भाई ये एक चर आ गया। ठीक है, और बहुपद के लिए क्या चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या चाहिए, और पूर्ण संख्या क्या है, तो भाई 0 है। 0 पूर्ण संख्या होती है तो भाई बिल्कुल होती है पूर्ण संख्या, तो भाई लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें क्या भाई, चौथे पार्ट में लिखेंगे कि यह एक चर जो कि हमने x मान लिया है उसके अकॉर्डिंग है में बहुपद है। क्योंकि x की घात 0 है जो पूर्ण संख्या है। डन, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक बहुपद है। डन, और भी एक चर में बहुपद आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, मतलब इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट पे आते हैं और उसमें चेक करते हैं। तो भाई फिफ्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप खुद लिखोगे यहाँ पे कि पूरे स्टेटमेंट खुद आपको लिखना है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या ये एक चर में बहुपद है। तो यहाँ हमने देखा भाई सिर्फ u आ रहा है, चलो ठीक है, और u की घात कितनी है, 2 है और 1 है, यानी कि u की घात भी पूर्ण संख्या है। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर ये रूट आ गया, भाई रूट आ गया तो क्या रूट वाला पूर्ण बहुपद होगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, रूट जो इफेक्ट करता है किसी भी समीकरण को, किसी भी बहुपद को, ठीक है, वो तब करता है जब वो रूट किसी चर पर हो। लेकिन ये अचर पर है, अचर से कोई लेना देनी, वो रूट में रहे, दशमलव में रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस चर के घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो यहाँ पर है भाई 1 और 2 है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम कह देंगे भाई ये फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, ये हाँ आ जाएगा, सीधे हाँ लिख रहा हूँ मैं, बाकी स्टेटमेंट खुद लिखनी है आपको। ठीक है भाई, किस तरह से ये होगा भाई, u जो है एक चर में बहुपद है तथा इसकी घात जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। डन, चलो ठीक है। इसकी बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। तो ये क्या एक चर में बहुपद है? तो भाई बोलोगे इसमें भी हम देख पा रहे हैं t की घात 2 है, t की घात 2 है। अब t की घात 2 जब है ही तो फिर पूर्ण संख्या हो गई, मतलब कि बहुपद होगा, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, t की घात 2 है भाई, पॉइंट में तो नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है, तो भाई बहुपद होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए। ढंग से क्या देखना है भाई, ये t की घात 2 है, ठीक है, प्लस में 5 है, ठीक है। अब इस t को ये t नीचे क्या कर रहा है, नीचे नहीं चाहिए हमें कोई भी जो चर है उसको ऊपर ही चाहिए होता है। और जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात -2 हो जाएगा, और प्लस में 1 आ गया, ये चीज आ गया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं चर की घात कितनी है, 2 है और -2 है। अब चर की घात -2 आ गई, फिर तो इसने गड़बड़ कर दी। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, यह एक चर t में है पर बहुपद नहीं है। नहीं है क्योंकि t की घात -2, ये जो -2 है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है भाई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। डन, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हमने समाप्त कर लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी जो आपके पास समीकरण से दे रखेगी, बहुपद दे रखा होगा, उसमें आपको चेक करना कि वो बहुपद है कि नहीं है, एक चर वाला। ठीक है, ये आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे फैक्टर्स के बता दिए हैं, कैसे आप पहचान पाओगे कि कोई भी समीकरण जो दिख रही है आपके पास, कोई भी इक्वेशन जो दिख रही है, वो आपके सामने बहुपद है कि नहीं है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। चलो
ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें हमें क्या रहा है भाई, बहुपद ये हमें दे रखा है भाई, ऐसा बहुपद जिसमें एक्स क्यूब है प्लस 2x है प्लस 3 बटे में 5 है 7/2 x² और x की पावर 6 भाई, सब चीज़ें। चलो भाई ठीक है, मैं निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इसमें ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इसने कहा है पहले पार्ट में क्या कर रखा है भाई, बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। और बहुपद की घात क्या होती है, अभी इसमें तो घात बहुत सारी है भाई, 6 भी है 2 भी है, इसकी घात यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 भी है और 3 भी है। हम क्या घात लिख दे इसमें, और ये तो भाई बटे बटे में लिखा हुआ है। तो भाई इसमें आपको जस्ट ये देखना है कि भाई जो मैक्सिमम घात है वही इसी बहुपद की घात होगी भाई, जो भी इसके अंदर मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम पावर है, उसी को इस बहुपद की घात कही जाएगी। और इसमें मैक्सिमम कितना है, तो भाई ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 6 है, तो अधिकतम घात कितनी आ रही है, तो भाई 6 आ रही है। तो यहां पर आप लिखोगे कि बहुपद की घात कितनी आ गई भाई, ये 6 आएगी। ठीक है, बहुपद की घात 6 है और ये आंसर यहां खत्म होता है। ठीक है, बस आपको ये पैटर्न देखना है कि भाई कोई भी आपके पास बहुपद दे रखा है, उसके अंदर जो अधिकतम घात उसकी है वही बहुपद की घात कहलाती है। डन। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाहता है, तो कहना चाहता है x की घात 3 का गुणांक ज्ञात करना है। भाई x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, तो भाई x की घात 3 के गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें सबको अलग अलग करना है। भाई एलसीएम ले लें या फिर इसको अलग अलग ही कर लेते हैं। चलो अलग अलग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भाई x की घात 3 है और बटे में 5 लिखा जा सकता है, प्लस में 2x बटे में 5 लिखा जा सकता है, प्लस में 3/5 लिख सकते हैं। भाई इसके नीचे, तीनों के नीचे अलग अलग 5 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस में 7/2 x का वर्ग होगा। चलो ठीक, उसके बाद है माइनस में x की घात 6। भाई ये समीकरण को पूरा खोल के मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो बहुपद है इसको पूरा खोल के लिख दिया है। अब इसमें हम देखेंगे भाई x की घात 3 का गुणांक क्या है। अब गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है जो ये चर की बात कर रहा है इसके साथ जो भी संख्या गुणा में है उसे उसका गुणांक कहा जाता है। तो यहाँ पर x की घात 3 के साथ गुणा में क्या है, तो यहाँ पर इसके तो बटे में 5 है। तो बटे में 5 का मतलब ये है कि x की घात 3 के साथ गुणा में है 1/5, तभी तो ये बटे में 5 आएगा। ठीक है, यानी इसके में x की घात 3 का गुणांक कितना है, 1/5 है। तो यहां पर हम लिखेंगे x की घात 3 का गुणांक जो है, x की घात 3 का गुणांक जो है वो 1/5 है। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास आ गया भाई, x की घात 3 का गुणांक 1/5 है। डन। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसी के तीसरे पार्ट पे। भाई तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ क्या कह रहा है भाई, x की घात 6 का गुणांक। भाई x की घात 6 दिखाएं, इसका गुणांक क्या है, तो भाई इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होगा, 1 होगा, और 1 के साथ भी नेगेटिव है मतलब -1 होगा। डन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो इसमें थर्ड पार्ट में लिखेंगे x की घात 6 का गुणांक जो है, x की घात 6 का गुणांक है वो आएगा हमारे पास -1। ठीक है भाई, -1 आ चुका है। डन। अब इसके बाद आते हैं भाई चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, तो यहां हम देखेंगे भाई ये है अचर पद। अचर मतलब ऐसी संख्या जिसमें चर ना हो, वो अचर हो गया। तो यहां पर इसमें देख सकते हो भाई अचर कहाँ आ रहा है, तो ये वाला अचर है भाई, ये अचर आ रहा है। तो यहां हमने देख लिया भाई ये अचर है, 3/5 है, प्लस में कि माइनस में है, भाई प्लस में है। तो यहां पर हम लिखेंगे अचर पद जो है, अचर पद कितना आ रहा है भाई, 3/5 है। ठीक है भाई, डन। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, कभी भी आपको क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन आए भाई गुणांक ज्ञात करना है तो सिंपल सा देखना है, उस संख्या के साथ जो भी संख्या गुणा में है, मतलब चर के साथ जो भी संख्या गुणा में है वो उस चर का गुणांक होगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई वो कैसा है। चलो भाई, हाँ जी, अगले की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपद को अचर, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घाती बहुपदों में वर्गित कीजिए। मतलब इसको इन सब में जो भी कैटेगरी इनकी है उन कैटेगरी में लिखना है। ठीक है भाई, अब इन कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब कैसे हम समझे कि ये हैं। तो भाई किसी भी बहुपद के अंदर अगर x की घात 0 होती है, अगर x की घात 0 होगी तो उसे अचर कहा जाएगा। x की घात 0 का मतलब क्या है भाई, 0 घात होने का मतलब वो तो 1 हो जाता है। 1 होने का मतलब हो गया उसमें अगर आपको चर दिखे ही ना,
और क्योंकि ये तो दिखेगा ही नहीं, x की घात 0 मतलब 1 लिखा रहेगा। 1 को मतलब क्या होता है, 1 तो भाई उसमें तो चर है ही नहीं, तो जहां आपको चर ना दिखे उसे अचर कह देना, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात जो है वो 1 होनी चाहिए, उसे रैखिक कहते हैं, ठीक है। द्विघातीय बहुपद मतलब जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय कहते हैं। और त्रिघातीय के अंदर सेम आ जाएगा, x की अधिकतम घात 3, और चतुर्घातीय का मतलब x की अधिकतम घात 4। भाई ये चीज हो जाएगा हमारे पास, डन। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे इसमें कि ये कौन से बहुपद हैं। तो हमने जब सबसे पहले की बात की तो ये लिखा हुआ है x माइनस में x की घात 3। भाई इसमें इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो भाई अधिकतम घात 1 है और 3 मतलब 3 है अधिकतम घात, और 3 कहां पर आ रहा है, तो त्रिघाती में आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यह है त्रिघाती बहुपद है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया, डन। तो भाई पहला वाला समाप्त। अब आते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड में हमने क्या देखा, तो भाई ये देखा भाई y की घात 4 है, माइनस में y है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो भाई 4 आ रहा है, और 4 को क्या कहेंगे, चतुर्घाती कहेंगे। तो इसको लिख दिया हमने, यह चतुर्घाती बहुपद है, ठीक है भाई। ये चतुर्घाती बहुपद है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है भाई, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास है y स्क्वायर प्लस में 4, ये चीज है। तो भाई यहां पर आ गया ये y प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 4, भाई ये चीज हमारे पास आ गया, डन। अब इसमें देखेंगे भाई अधिकतम घात क्या है, तो यहां पर अधिकतम घात भाई 1 और 2 मतलब 2 है अधिकतम घात, और 2 को क्या कहते हैं, तो द्विघाती कहा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यह द्विघातीय बहुपद है, चलो भाई ठीक है। ये यहां पर आ गया द्विघाती बहुपद आ गया। अब इसके बाद आते हैं चौथे पार्ट पे, और चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, तो यहां हमने लिखते हैं। तो भाई यहां हम देख पा रहे हैं √2x माइनस में 1 है, यानी ये हमने देख लिया √2 है और x है और माइनस में 1 है। इसमें x की अधिकतम घात क्या आ रही है, तो x की अधिकतम घात तो भाई 1 है, भाई कुछ नहीं का मतलब 1 है। चलो भाई ठीक है, 1 आ गया। अब यहां पर 1 को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इसे लिख सकते हैं, यह रैखिक बहुपद है, डन। तो ये सारे के सारे पार्ट हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने देख लिया भाई किसको क्या कौन सा बहुपद कहा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। हाँ जी, अगले की बात करते हैं। यहां पर ये कौन सा बहुपद है, तो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, तो 3 आ रही है। भाई 3 का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं भाई पांचवें पार्ट में, भाई x की अधिकतम घात ये क्या है, 5x की घात 3 है। तो इसे हम कहते हैं तब यह त्रिघातीय एक मिनट त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है भैया, आ गया। ओके, अब उसके बाद आते हैं छठे पे। तो छठे वाले की बात करें तो इसमें सिर्फ 6 लिखा हुआ है, इसमें तो x है ही नहीं। जब x नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, x की घात 0 हो गया, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो भाई x तो है ही नहीं, चर तो है ही नहीं, सिर्फ अचर है, तो इसको सीधे अचर बहुपद कह देंगे बस। यानी हम इसको लिखते हैं, यह अचर बहुपद है, ठीक है, ये अचर बहुपद है, डन। अब उसके बाद आते हैं भाई किसमें, भाई 7th पार्ट पे आते हैं। इसमें हमने देखा सिर्फ t की घात 2 है, भाई t की घात 2 है। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये भी एक बहुपद है, और इसके अंदर t की अधिकतम घात 2 है। 2 का मतलब द्विघाती आएगा, लिख देते हैं, यह द्विघाती बहुपद है, डन। ये भी द्विघाती बहुपद हो गया। इसके बाद लास्टली आते हैं यहां पर जो है 8वां पार्ट, जिसमें हम देख पा रहे हैं यहां पर ये है 2 प्लस में x है, और इसको हम लिख देंगे, यह क्या है भाई, 1 की घात है।
x की घात 1 है, और जिसमें x की घात 1 आती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, और ये आएगा हमारा क्या, रैखिक बहुपद। ठीक है भाई, ये रैखिक बहुपद है। ओके, है भी लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई, यहाँ तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि भाई रैखिक बहुपद और अचर और द्विघातीय द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होगी। ओके, चलो भाई ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपके छोटे क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं, और वहाँ आप कंफ्यूज जाते हो। और अब भाई कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया, आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिए भाई, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो भाई कमेंट कीजिए कि भाई इस पोर्शन में यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हम उसका निवारण भी करेंगे, कोई डाउट क्लास लेंगे, डाउट क्लास में उस चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। भाई इनमें जो हमारे पास ये दे रखा है, इसके एक एक उदाहरण देने हैं। अब उदाहरण देने का मतलब भाई क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ इसने सबसे पहले कहा है 99 घात होना चाहिए और एक पदी चाहिए। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता क्या है भाई? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का मतलब कहा जाए तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सिर्फ 7x, ये एक पदी है। अगर लिख दिया मैंने 7x² प्लस में 5x लिख दिया, ये द्विपद हो गया। अगर मैं लिख दूं 7x² प्लस 5x प्लस में 6, ये त्रिपद हो गया। मतलब ये पदों की संख्या के आधार पर कहा जाता है वो कौन सा पद है। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हो क्या भाई, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक पदी, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आप कैसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई 99 घात। घात मतलब, घात का मतलब होता है जो कोई भी बहुपद है उसकी जो अधिकतम घात होती है उसी को उस बहुपद का घात कहा जाता है। और यहाँ 99 लिखा हुआ है, मतलब हम वह बहुपद लिखेंगे जिसकी घात 99 मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे कि फर्स्ट वाले की बात करता हूं, जैसे किसने कहा एक पदी, एक पदी मतलब मैंने लिख दिया 5x। ठीक है, एक पदी आ गया। ओके, अब उसके बाद देखो 5x मतलब कोई भी नंबर हम x से गुना कर दें साथ में ये एक पद ही कहलाएगा। लेकिन वही अगर मैं इसमें लिखता भाई 5 प्लस x लिख देता, अगर मैं इसमें लिख देता 5 प्लस x तो ये द्विपद हो जाता। ठीक है, लेकिन जब ये गुना में है तो भाई एक पद ही कहलाएगा। भाई गुणा में एक ही बन जाता है, ये प्लस में माइनस में अलग अलग हो जाता है, गुणा और भाग में एक ही रहता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब भाई ये एक पद तो है, ठीक है, अब उसमें एक पद में 99 घात चाहिए, मतलब क्या करेंगे, इस x की घात हम 99 लिख देंगे। और ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का कि भाई ये हमारे पास आ गया भाई एक पदी में घात 99, ये बहुपद बन चुका है। डन, चलो भाई ठीक। अब आते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या रहेगा भाई, द्विपद होना चाहिए और घात कितनी है, 10 होनी चाहिए। यानी मैंने लिख दिया भाई 5x प्लस में 3x लिख दिया, भाई ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन इसमें घात का अंतर होगा क्या भाई, इसने कहा है 10 घात, मतलब मैं ये 10 लिख सकता हूँ और ये 5 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर मैंने ऐसा लिख दिया 5x की घात 10 प्लस में 6x की घात 10, ये लिख दिया, क्या ये भी होगा आपका द्विपद में? तो भाई ये नहीं होगा द्विपद में। क्यों? क्योंकि ये तो आराम से जुड़ जा रहा है ना। अब ये जुड़ जाए भाई, सेम x है तो जुड़ जाएगा, और इसको सीधे लिख दोगे 11x की घात 10। ठीक है, तो ये तो एक पद ही हो गया, ये तो एक पद हो गया। लेकिन क्या ये जुड़ पा रहा है? तो ये तो नहीं जुड़ेगा, तो भाई ये द्विपद है। ऐसे मत लिख देना भाई, जुगाड़ कर देना, दोनों सेम पावर लिख के अलग अलग जोड़ दिया। नो, ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर दो पद लिखे हैं तो दोनों में x की घात अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, और इसने कहा है घात 10 चाहिए, मतलब चाहे अलग कर दो जो भी, लेकिन अधिकतम घात 10 होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है घात 10 है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये वाला बिल्कुल सही होता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। चलो भाई, अब आते हैं इसमें थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो घात 4 कह रखा है और त्रिपद कह रखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई क्या, 5x की घात 4 कर दिया, प्लस में 5 या कुछ भी लिख दो, 5x² प्लस में 3 लिख दिया, ये 3 पद हो गया भाई। एक पद, दो पद और 3 पद हो गया। और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, तो 4 है भाई। x की अधिकतम घात 4, 3 पद आ चुके हैं, इसका मतलब ये आपका 4 घात में त्रिपद बन चुका है। डन, चलो भाई ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पे। इसने कहा है 0 घात। 0 घात का मतलब क्या है, यानी x की घात 0 होनी चाहिए। यानी कोई भी नंबर लिख दो, अचर संख्या लिख दो भाई, 7 लिख दिया, हो गया ये आपका 0 घात का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। और x क्यों नहीं है? क्योंकि x की घात 0 आ गई थी। अगर x की घात 0 है तभी इसे इसकी घात 0 कही जाएगी, और ये एक अचर पद कहलाएगा। यानी कि जब भी कहा जाए 0 घात का एक पद तो ये होता है अचर पद होता है।
अचर बहुपद होता है, याद रखना, ठीक है। 0 घात का 1 पद जो होता है वो अचर बहुपद होता है, जिसमें अगर x की घात 0 है तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 1 है, यानी इसको मैं हटा दूं तब भी ये भी ठीक है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं इस चारों का आंसर ये आ गया हमारे पास। और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी कि पद में पद क्या होते हैं और घात क्या होता है, उनको कैसे हम उससे बहुपद बना सकते हैं। डन। चलो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन हैं। हाँ जी, तो यहां पर हम बात करते हैं भाई निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक क्या होता है? तो शून्यक का मतलब होता है x का वह मान जिसको इस समीकरण में, इस बहुपद में रखा जाए, ठीक है। तो भाई इसमें जैसे ही आप रखोगे तो वो शून्य हो जाए, यानी x का वह मान जिस पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसे उसका शून्यक कहा जाता है। डन। तो भाई वो कैसे निकलेगा? भाई शून्यक जब भी आपको निकालना हो शून्यक, तो आप क्या करना, बहुपद जो आपको दे रखा है x-3 या कुछ भी दे रखा है उसके सामने लिख दो शून्य, उसके सामने शून्य लिख दो और x का मान निकाल लो। कितना आ रहा है? 3 उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी इस बहुपद का जो शून्यक है वो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका शून्यक 3 है। अब भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था शून्यक x का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर उसे शून्य कर देता है वो। तो हम अगर यहाँ पर 3 रखते हैं भाई, इस क्वेश्चन में 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है भाई, 3 माइनस में 3 आएगा यानी 0 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी x का वह मान हमने ज्ञात कर लिया जिस पर ये पूरा बहुपद शून्य हो गया, इसलिए इसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। तो भाई क्या कहेंगे भाई, px का शून्यक जो है x बराबर 3 है, ठीक है। शून्य कितना आ गया, x बराबर 3 है, ये हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसी में सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है qx और बराबर में है 3x प्लस में 2, ठीक है। अब इसमें से भी शून्य हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे भी शून्य रख देते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके आगे शून्य रखा, ठीक है। अब यहाँ रखा हुआ 3x और 2 को दूसरी तरफ भेजा तो -2 हो गया, और x का मान निकाला तो ये आ जाएगा -2/3 आ गया है, और ये x का मान आ चुका है, ठीक है। और ये भी इसका शून्य आ गया है, इसको इसमें रख के चेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा आपका 0। ओके, इसका मतलब ये शून्य है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब px का शून्यक जो है -2/3 है। डन। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे यहां से हमने देख लिया भाई शून्य कैसे निकाला जाता है, वो हमने देख लिया भाई। शून्य के लिए हम इस बहुपद के सामने शून्य लिखेंगे और x का मान निकालेंगे, वही उसका शून्य होगा। डन। तो चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इनमें कभी भी क्या कहते हैं ना, ये क्वेश्चन कभी भी आपके द्वारा नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, ठीक है। और आगे कुछ और क्वेश्चन है वो भी करते जाते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या रखा है कि भाई x का मान -1/3 है। चलो भाई ठीक है, बहुपद ये जो है का शून्यक है, मतलब ये जो x का मान है वो इसका शून्यक है। और शून्यक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या, कि भाई x का वह मान, शून्यक क्या होता है, x का वह मान जिस पे पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। यानी अगर मैं x की जगह ये वैल्यू यहां पर रखता हूं तो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब यहां से हम a का मान ज्ञात कर पाएंगे, तो a का मान ही ज्ञात करना है, वो निकाल लेते हैं। चलो भाई इसको लिखते हैं, यहां पर हल में आते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न है के अनुसार, ठीक है। ये जो px है, जिसमें कि अगर मैं लिख देता हूं x का मान कितना है -1/3, ये हो जाएगा 0। भाई यहाँ पर क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि ये जो px है इसका शून्य की ये है, तो अगर मैं इस x का मान यहाँ रखता हूँ तो ये पूरा 0 आएगा। डन। अब इस x के मान को पूरे में रख के और बराबर में 0 करते हैं, फिर देखो आंसर आएगा हमारा a का। तो हमने लिखा भाई 27, x का क्या है, तो भाई -1/3 है, ठीक है। उसकी घात 3 आ गया, माइनस में a है, a के साथ x आएगा जो -1/3, इसका वर्ग आएगा, ठीक है। माइनस में x है जो कि -1/3 आएगा, और प्लस में 3 आ गया। चलो भाई ये चीज आ चुका है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद क्या है, जैसे हमने -1/3 रख दिया है, इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। और सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ की बात करें
तो भाई ये 27 तो ठीक है, माइनस में 1/3 की घात 3 है, 3 की घात 3 क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, यही होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या भाई, गुने में -1/27 आएगा, ठीक है। और जैसा कि ये शून्यक है, मतलब x की घात x के बराबर -1/3 शून्यक है, यानी उस कंडीशन में ये बराबर में शून्य होगा। ये तो लिखते हुए चल ही रहे थे हम, इसको लिखते हुए चलते जाएंगे। डन। अब इसको मैं सॉल्व करता जाता हूँ। यहाँ की बात करते हैं तो माइनस तो ठीक है, ए ठीक है, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो 1/9 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/3 आएगा, और प्लस में 3 आ गया और बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया। डन। अब यहाँ पर इस ए वाले को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं और बाकी को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ जो कट रहा है उसे काटते हैं। भाई 27 से 27 कट गया, बच गया कितना, -1, ठीक है। ये बचा कितना, 1/3, और ये क्या है, 3 है भाई, ये 3 है। इसको उठा के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 1/9 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है भाई, 3 में से 1 गया, पहले तो 2 कर दिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 प्लस में 2 बराबर में आ रहा है a/9 a/9 आ रहा है, और ये क्या है 1/3 प्लस 2 आ रहा है। डन। अब यहाँ पर हमने देखा 3 दूनी 6 और 1 7, भाई 7/3 आ गया, बराबर में कितना आ रहा है, a/9 आ रहा है, ठीक है। इस 3 से भाग क्या, 3 3 9 आ जाएगा, और इस 3 को इधर गुना करेंगे 7 21 आ जाएगा, और a का मान 21 आ चुका है, ठीक है। यहां से हमने देख लिया भाई a का मान 21 आ चुका है, यानी कि यहां पर अगर a का मान 21 रहता है तो उस कंडीशन में ये इसका शून्यक होगा। डन। और वो कैसे निकाला भाई, दोबारा आपको बता देता हूं कि भाई यहां पर कहा है x का मान ये इसका शून्यक है, तो इसको इसमें रखो और इसके सामने 0 आ जाएगा, और 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये शून्यक है, और 0 आने के बाद पूरे को कैलकुलेट करो, और सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, a नहीं है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। वो एक को हमने निकाल दिया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, चीजें आराम से होगी सॉल्व। ओके चलो भाई, अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन कैसा है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें एक बहुपद दे रखा है और कहा इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अरे वाह, इसके शून्य कैसे ज्ञात करें, तो बहुत बड़ा है, इसको क्या करें, इसको आपस में गुना करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे शून्य निकालेंगे। तो शून्य के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन बढ़िया बढ़िया वाली बताई थी, क्या कि भाई शून्य x का वह मान होता है जिस पर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, उसे शून्य कहते हैं, यही बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर x का क्या मान होना चाहिए, तो इन्हीं को देखो, इन्हीं में से दिख के आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा भाई, इसको अगर मैं शून्य करना चाहूँ तो कैसे होगा, तो x का मान 1 रखो, ये 0 हो जाएगा, और 0 से कुछ भी गुना करोगे तो सारा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको दिख रहा है भाई 1 इसका शून्य है, ठीक है। अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो 2 में से 2 गया 0, ये 0 गया, 0 से गुना करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ की बात करें, इसमें भी 3 रखोगे तो ये भी 0, 4 रखोगे तो ये भी 0, मतलब इसी को देखकर हम सीधे शून्य को ज्ञात कर पा रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग क्या होता है, बच्चे लोग क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देख के भी कंफ्यूज जाते हैं, भाई क्या करें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसका शून्य में कैसे निकालूं, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। और नो, यहाँ तो सब कुछ बना बनाया है, ये तो खीर पकी पकाई है, बस खाओ आप, यही चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पर करना क्या है, कैसे निकालना है, बड़े प्यार से कैसे निकालना है, तो भाई यहाँ मैं आपको बताऊँ तो भाई शून्य के ज्ञात करना है, यानी कि हमें पता है भाई px के आगे शून्य रखना पड़ेगा, और शून्य रखते ही क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमने देखा x-1, x-2 और x-3 और x-4, इसके आगे हमने शून्य रख दिया। चलो भाई ठीक है, अब सबके सामने अलग अलग 0 रखेंगे, यानी कि x-1 बराबर में 0 रखेंगे, और x-2 बराबर में 0 रखेंगे, और x-3 बराबर में 0 रखेंगे, क्योंकि हमें ये सारे 0 अलग अलग चाहिए, तभी हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तभी ये सारे शून्य अलग अलग ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ से x का मान निकाला तो भाई 1 आ रहा है, यहाँ से x का मान निकाला तो 2 आ रहा है, और यहाँ से x का मान निकाला तो 3 आ रहा है, और यहाँ से x का मान निकाला तो 4 आ रहा है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो चारों वैल्यूज़ आई हैं, ये जो चारों वैल्यूज़ आई हैं, ये चारों इस बहुपद के शून्यक हैं। इनको जैसे ही इसके अंदर रखोगे पूरे को शून्य कर देगा। 1 को रखोगे तो ये शून्य पूरा शून्य, 2 को रखोगे तो ये वाला शून्य और पूरा शून्य हो जाएगा, फिर 3 को रखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, और 0 से पूरा गुना होते सारा 0 हो जाएगा। इस 4 को अगर यहाँ रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और 0 से पूरे को गुना करोगे तो 0 ही आएगा। यानी ये चारों ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पर रखते ही पूरे बहुपद को शून्य कर दे रहे हैं। डन, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट। चलो भाई ठीक है, इसको हम इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो,
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है भाई पी एक्स बराबर में 12x का क्यूब है माइनस 13x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 7 है, ये तो हमें पी एक्स दे रखा है। इसको gx से भाग दिया गया है, ठीक है भाई। अब भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई कैसे, क्या शेषफल निकलेगा? अब देखो भाग की बात करें, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि पूरा पूरा भाग करो और निकालो शेषफल, ठीक है, यही होता है तरीका है, सिंपल सा तरीका, पूरा भाग करो निकालो। और दूसरा ये है भाग से बचो, ठीक है। और भाग से कैसे बचा जाएगा? तो भाग से बचने के लिए यहाँ लगाएंगे हम शेषफल परी में लगाएंगे। और शेषफल परी में कैसे लगेगा? तो यहाँ देखिए भाई, जैसे कि हमें पता है पी एक्स कितना है, 12x की घात 3 है माइनस 13x का वर्ग है माइनस 5x है, ये चीज़ है प्लस 7 है, ठीक है। और जी एक्स जो हमारे पास है वो हमें दे रखा है 2 प्लस में 3x दे रखा है, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब आपको करना क्या है, तो इसके सामने शून्य रखना है। ये दूसरा मेथड है जो कहते हैं बिल्कुल प्यार से आराम से बिना भाग किए वो निकल जाएगा, ठीक है। और वहां पे देखिए क्या है, तो यहां पर आपको करना है इसके सामने शून्य रखना है, ठीक है। शून्य रखते ही क्या करेंगे भाई, ठीक है, हाँ, शून्य रखते ही क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। भाई 3x, ये 2 को उठा के दूसरी तरफ भेजा तो -2 हो जाएगा, और इस x को निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। अब इस x को उठाकर हम इस समीकरण में रखेंगे और जो भी वैल्यू बचेगी वही उसका शेषफल होगा, ठीक है। कर दे चेक, तो भाई कर देते हैं। यहां पर हमने रखा भाई -2/3 ये रखा हमने, ठीक है भाई। x की जगह -2/3 रखा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं x का जो यहाँ इसका जो भी मान आएगा वही इसका शेषफल होगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया भाई 12 और यहाँ पर x की जगह रखा -2/3 माइनस में 13 -2/3 माइनस में 5 -2/3 और प्लस में 7। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब इसको देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। यहां की बात करें तो भाई ये कितना आ रहा है हमारे पास, -2/3 रखा। इसमें देखा जाए तो भाई कितना आएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ रहा है, -8 में -3 3 9 27, भाई 3 की घात 3 क्या होता है 27 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या भाई 12 और साथ में -8/27 लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। इसकी बात करें तो भाई 2 का वर्ग कितना होगा भाई, माइनस का वर्ग पहले तो प्लस होगा, ठीक है। और 2 का 4 और 3 का 9 आएगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं -13 और साथ में 4/9 आएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसी के बाद हम यहाँ से ये चीज़ लिखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होते 5 दूनी 10 आ रहा है, मतलब 10/3 आ रहा है, यानी यहाँ पर लिख दिया प्लस में 10/3 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। और साथ में क्या है, तो भाई साथ में 7 है, तो 7 को मैं यहाँ पे प्लस में 7 अलग से लिख देता हूँ। डन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कुछ और आगे सॉल्यूशन इसका। तो आगे का 12×96 आएगा, तो -96, ठीक है। आज पूरा गुनाई क्यों करें, पहले काट देते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो कट्टे की बात करें तो भाई 3 चौक 12 हो रहा है और 3 9 27 हो रहा है, ये कट रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 4 को 8 से गुना किया, 8 चौक 32 आ गया, ठीक है, बटे में 9 आ गया। यहाँ की बात करें 13 चौके 52 आ गया और बटे में 9 आ गया। यहाँ पर क्या है, प्लस में 10/3 है और प्लस में 7 है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या होगा भाई, एलसीएम लेके हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ आ गया हमारे पास भाई, नीचे 9 आ गया भाई, पूरे का एलसीएम 9 आएगा। 9 आने से 9 को 9 से भाग किया तो भाई 1 ही आएगा, और 1 को ऊपर से गुना किया तो -32, ठीक है भाई। 9 को 9 से भाग किया 1 आएगा, और 1 को ऊपर से गुना किया तो -52 सॉरी। यहाँ की बात करें 3 को 9 से भाग किया तो 3 तिया 9 होता है, और 3 तिया 9 3 आया है, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो +30 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात करें भाई 1 को 9 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 7 से गुना करेंगे तो 9 से 63 आएगा, तो हमने यहाँ पर 63 लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर देखा भाई 5 3 8, मतलब ये आ रहा है भाई -84। यहाँ पर बता दूँ ये आ गया हमारे पास -84, और ये आ गया भाई 6 3 9 93 आ रहे हैं, बट्टे में कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे भाई 84 और 93, मतलब 6 3 9 9 आ रहा है, माइन प्लस का 9 आ रहा है भाई, इससे ये 9 ज़्यादा है, मतलब 9/9 आ रहा है, और इसको मैंने काट दिया तो 1 आ रहा है। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये P कितना आ गया, -2/3, ये आ गया हमारा 1 आ गया। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपने ये P निकाला है, यानी कि ये किसके बराबर है, ये आपके R के बराबर है, RX के बराबर है। RX क्या होता है, शेषफल के बराबर है। यानी x का मान जैसे ही आप इसको में रखते हो, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, और ये किसके बराबर होगा, RX, मतलब शेषफल के बराबर होगा। और वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फाइनली कंडीशन, RX हमारा कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया जी, आ गया हमारा 1।
ठीक है, ये शेषफल 1 आ चुका है और यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ भाई, शेषफल ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शेषफल 1 है। चलो ठीक है भाई, शेषफल 1 आ गया। यानी कि हमने यहाँ पर क्या समझा कि भाई जैसे ही अगर हमें किसी भी समीकरण में यहाँ पर अगर इसको इससे भाग किया जाए और शेषफल ज्ञात करना है तो हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालो और इसके अंदर रख दो, जो भी मान आता है वही उसका शेषफल होगा। तो हमने बस यहाँ से x का मान निकाला -2/3 और उसको उठा के इसमें रख दिया और रखते के साथ हमने देखा पूरा सॉल्यूशन करते गए भाई। जैसे जैसे इसने कहा है घात 3 कहा तो 3 किया, वर्ग कहा तो वर्ग किया, नहीं कहा जस्ट सिंगल एक्स है तो सिंगल एक्स में चलते गए हम, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में 7 है वही है। इसका सॉल्यूशन करते गए और फाइनली जो भी आंसर आया वो हमारा RX मतलब शेषफल था, जो कि 1 आ चुका है। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है भाई, बहुपद px ये दे रखा है हमें। चलो बहुत अच्छी बात है। को जब x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 आता है। शेषफल 19 आता है ये बता रहा है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये समीकरण हमें दे रखा है और ये x + 1 से भाग कर रहे हैं, उसमें a नहीं पता, क्योंकि a को तो हम निकालेंगे, अभी तो निकालेंगे, वही निकालना है भाई, x का मान निकाल के उसमें निकालेंगे। अब जैसे कि पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया था कि बिना भाग किए हुए हमने उसका शेषफल ज्ञात कर लिया था, उसी मेथड को लेते हुए यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रखा है इसने भाई, इसको जो भाग किया जा रहा है gx जो है वो कितना है, x + 1 है और इसके सामने रखा 0 और x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। चलो भाई ठीक है, x का मान -1 आ गया। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँ कि ये जो px है इसमें अगर मैं -1 रखता हूँ तो यही rx के बराबर आएगा। ठीक है, यही rx के बराबर आएगा। मतलब p के अंदर अगर x का मान रख देते हैं तो जो आएगा वही शेषफल होगा, और इसी को मैं डायरेक्टली ये भी लिख देता हूँ कि ये शेषफल आ जाएगा। ठीक है भाई, ये शेषफल आ जाएगा। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कैसे होगा, तो भाई मैंने रखा भाई p-1, ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा -1⁴ आएगा। ठीक है, और इसके बाद आएगा हाँ -1�3। ठीक है, और प्लस में 3 -1⁴ है, माइनस में a है और -1 है, और प्लस में 3a है और माइनस में 7 है। और हमें पता है शेषफल कितना है, तो शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 है शेषफल। ठीक है, तो इसके बराबर में हमने 19 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या भाई, -1⁴ किसी भी माइनस की घात अगर सम संख्या में होता है तो वो माइनस प्लस में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने लिखा +1। -1�3 है तो अगर विषम संख्या में होता है तो वो माइनस माइनस ही रह जाता है और माइनस माइनस प्लस हो गया तो भाई +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 तो ये +1 होगा और 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 ही आएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +a लिख दिया हमने। यहाँ पर +3a है, माइनस में 7 है, बराबर में 19 है। चलो भाई ठीक है, इस a को यहीं रहने देते हैं और बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे 3a और a कितना आ जाएगा, ये भाई 4a आ गया। ठीक है, बराबर में कितना है, तो 19 है। और यहाँ की बात करें भाई, 3 2 5 और 1 6 प्लस का 7 माइनस का, 6 में से 7 गया तो -1 बचेगा, और उस -1 को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं तो भाई यहाँ पर आएगा +1। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई a का मान कितना आएगा, तो हमने देखा भाई 4a जो है वो 20 के बराबर है, और a का मान आ गया भाई 20/4, और 4 को हमने 20 से भाग किया, मतलब 20 को 4 से भाग किया तो 4 पंचे 20 पे घट रहा है। ठीक है भाई, a का मान कितना आ गया, 5 आ चुका है। ये हमारे पास a का मान 5 आ चुका है। अब a 5 आ गया है तो अब क्या करा जाए भाई, तो इसने कहा था भाई a का मान ज्ञात करना, मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसने कहा है फिर शेषफल ज्ञात कीजिए, और शेषफल हमने ज्ञात कर लिया भाई। शेषफल अच्छा, ये क्वेश्चन अलग से दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर शेषफल ज्ञात कीजिए जब px को x + 2 से भाग किया जाए। यानी अब अगर x + 2 से भाग किया जाए तो उस कंडीशन में शेषफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर a का मान 5 आ गया है तो उस कंडीशन में हमारा जो px होगा वो क्या बन जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो px है वो बन जाएगा हमारे पास भाई x⁴ माइनस में 2x⁵, माइनस में प्लस में 3x², और यहाँ पर
ये देखिए a का मान अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पे, तो 5 रखते ही क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई -5x हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 5, a का मान 5 है तो 5 या 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही आएगा। a का मान 5 रखते ही -5x आएगा, और ये 5 या 15 आएगा, और ये 7 है तो -7 आएगा भाई, यही चीज़ होगा। ठीक है, इसको हम लास्ट में उसके रखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्या आ रहा है, ये -5x आ गया, और प्लस में यहाँ क्या भाई 15 में 7 गया, कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 8, तो ये 8 लिख दिया हमने। डन, ये चीज़ आ चुका है हमारे पास। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई इसको भाग करना है किससे, भाई x + 2 से है। तो यहाँ पर हम करेंगे px को x + 2 से भाग करने पर, ठीक है। अब ये भाग करने पर शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करने के हम, तो यहाँ पर x + 2 को बराबर में 0 रखा, और x का मान लेके आ गए -2, भैया आ गया x का मान -2 आ गया। डन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x के मान -2 को इस समीकरण में रखेंगे, और रखते ही हम उससे शेषफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने बोला है शेषफल ज्ञात करना है जब इससे भाग किया जाए। डन, तो भाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहां पर क्या चीज़ है हमारे पास, px बराबर में x की घात 4 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ। चलो मैं पहले डायरेक्टली लिखता हूं कि भाई यहां पर इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि x का मान -2 पे शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा p x की जगह -2 रखेंगे, और यही आपका शेषफल ज्ञात होगा भाई, यही आपका शेषफल ज्ञात होगा। ठीक है, अब इस -2 को रखते हैं, और जो आंसर आएगा वो शेषफल आएगा, और उसको निकाल के देख लेते हैं भाई कैसे निकलेगा। तो -2 रखा, और यहाँ पर क्या थी इक्वेशन, भाई इक्वेशन जो थी, मैं पहले समीकरण लिख देता हूँ। तो इक्वेशन थी भाई x की घात 4, ठीक है, और क्या था भाई -2x की घात 3, -2x की घात 3 प्लस में 3x का वर्ग है, ठीक है, प्लस 3x का वर्ग है, और -5x प्लस में 8, -5x प्लस में 8, भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। डन। अब इसमें क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, और रख कैसे दें x का मान, तो भाई x का मान क्या है, -2 रखना है, तो वही चीज़ रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं भाई -2 रखा हमने, तो ये आ जाएगा भाई -2 की घात 4 आएगा, माइनस में आ रहा है 2, और -2 की घात 3 आ रहा है, प्लस में 3 आ रहा है, और -2 की घात 2 आ रहा है, माइनस में 5 आ रहा है, और माइनस में 2 आ रहा है, और प्लस में 8 है, भाई ये चीज़ आ गया। डन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो माइनस की घात अगर सम संख्या 4 यानी सम संख्या है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को 4 बार गुना करोगे 16 आएगा, तो भाई +16 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की घात विषम संख्या है 3 है, तो भाई माइनस गुने माइनस गुने माइनस माइनस ही होता है। तो भाई 2 के साथ क्या रहता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये -8 आ गया, और -8 को -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई +16 आएगा। तो भाई लिखा हमने +16। प्लस में यहाँ की बात करें, -2 की घात 2, प्लस में आंसर आएगा भाई 4 आएगा, 4 को 3 से गुना किया तो 12, तो भाई लिखा हमने 12। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा भाई, 10 लिखा, और प्लस में 8 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 16 दूनी 32, और 10 42, 42 और 20 62 आ रहा है हमारे पास, तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया 62 आ गया। ठीक है, 16 दूनी 32 और 20 52 और 10 62, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, 62 आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई p -2 बराबर में 62 आ गया, और उस कंडीशन में इसका जो शेषफल आया है वो 62 आ चुका है। तो हम यहाँ पर रखेंगे जब px को x + 2 से भाग दिया जाए, तब शेषफल कितना आएगा भाई, तब शेषफल आपका आ जाएगा 62 है। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन को दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ से पहले a निकलवाया, और उसके बाद दोबारा से भाग करवाया है। ठीक है, दोबारा से इससे विभाजित किया है, और तब जाके आंसर आया है।
डन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये 3 मार्क्स में कम से कम जरूर तो आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है यदि px इतना है gx इतना है तो सिद्ध कीजिए कि px gx का गुणज नहीं है। भाई हमें बताना है ये इसका गुणज नहीं है। अब गुणज होना नहीं होना किस पर डिपेंड करता है, तो भाई उसकी बात की जाए तो अगर मैं भाग करता हूँ 7 को 2 से तो भाई 2 तिया 6 और आंसर शेषफल बचा 1। अगर मैं 2 को भाग करता हूँ 8 से, ठीक है, तो 2 चौक 8 और शेषफल आया 0। ठीक है, अब बताइए 7 2 से विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो भाई नहीं होता क्योंकि शेषफल आया। ठीक है, और 8 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो भाई बिल्कुल होता है क्योंकि इसका शेषफल नहीं आया। मतलब जिसका शेषफल 0 आए 0 आए, ठीक है, वो पूर्णतः विभाजित होता है, और जिसका शेषफल कुछ आ जाए 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वो विभाजित नहीं हो पा रहा पूर्णतः। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लेके चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसको हमने इससे विभाजित किया, ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये इसके गुणज नहीं है। गुणज मतलब गुणांक इसका, मतलब भाई इसमें देखो गुणज और विभाजित बात एक ही समझना, क्योंकि जैसे 2 का गुणज क्या 8 है, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है तो भाई आ रहा है। अब क्या 8 2 का विभाजित है, मतलब 2 से 8 विभाजित हो रहा है, तो भाई बिल्कुल हो रहा है, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है। भाई बात एक ही आ रही है, दोनों को 2 तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपको गुणज कहें या विभाजित कहें, बात एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट चलना है। डन। तो यहाँ पर इसने कहा गुणज नहीं है, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, ये दिखाना है। यानी कि अगर मैं इससे विभाजित करूंगा तो शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 नहीं आएगा तो ये गुणज नहीं होगा। डन। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि 0 नहीं आना चाहिए। तो भाई शेषफल परिमेय का यूज करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई gx लिखेंगे, पहले 1 मिनट पहले लिख लेते हैं पूरा। शेषफल परिमेय के अनुसार ठीक है भाई, यहां से हम लिखेंगे gx जो हमें दे रखा है इसके बराबर है x - 2 और इसके बराबर में 0 रखा और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस 2 को उठा के हम p में डालेंगे तो p के अंदर डाला हमने तो ये 2 आ गया भाई, +2 डालना है, +2 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की घात 3 आ गई, माइनस में 5, 2 की घात 2 आ गया है, प्लस में 4 और 2 आ गया है, और माइनस में 3। भाई ये चीज़ आ चुका है। डन। अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 8 आ रहा है, तो भाई 2 की घात 3 ये 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 2 की घात 2, 2 दूनी 4 होगा और 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा, तो भाई 20 लिख दिया। ठीक है, 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है, और ये माइनस में 3 है। अब यहाँ मैंने देखा 8 और 8 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो भाई यहाँ आप देखा 16 आ गया, और 20 और 23 23 आ गया, और 16 में से जब 23 घटता है तो कितना आ रहा है, 4 3 7 -7 आ रहा है भाई, -7 आ रहा है, और ये इक्वल टू नॉट 0, भाई 0 के बराबर नहीं है। भाई जो ये आया है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे इसी के साथ में एक और चीज़ लिख देता हूँ, ये P जो चल रहा है यही RX आ रहा है, मतलब शेषफल आ रहा है। ठीक है, ये शेषफल ही चल रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे जब RX नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, तब GX PX या फिर ये लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा है उसी अकॉर्डिंग लिख देते हैं, तब PX जो है वो GX का गुणज नहीं है। डन। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने इसके शून्यक के बारे में देखा, भाई शून्यक कैसे होता है, ठीक है, शून्यक कैसे निकाला जाता है। हमने देखा भाई कोई भी बहुपद कब होता है, सबसे स्टार्टिंग किया था हमने, बहुपद क्या होता है, ठीक है, गुणांक क्या होते हैं, शून्यक क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस किया। इनके आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो वाले डिस्कस किए। उसके बाद हमने शेषफल
परिमेय को लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला था, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट इससे आगे की चीज़ें और भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, तो अगली क्लास को भी देखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ तक आपने देख लिया, मतलब अब आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम, मतलब इसमें से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, भाई यहाँ पर ये पॉइंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कुछ नए तरीके से आपको बताइए। तो उस कंडीशन में हम जब डाउट क्लासेस लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में वो सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको क्लियर करवा जाएगा। ओके, चलो भाई, इसी के बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए ऐसी क्या चीज़ें भाई क्या है भाई पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ देखिए भाई क्या चीज़ है, तो यहाँ की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई मैग्नेट ब्रेन के इस वेबसाइट में यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, और वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो यहाँ, दूसरी वीडियो कहीं ढूंढ लेना, भाई तीसरी कहीं ढूंढ लेना, नो, यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाली है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में। और देखिए भाई किस तरीके से आपको इसमें स्टडी करनी है। तो यहाँ की बात बताया भाई, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, उसके बाद बहुत सी चीज़ें, नीट, IIT, JEE, UPSC, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। यानी आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, आपको जस्ट इस कोर्स पे क्लिक करना है और पूरा कोर्स आपके सामने, ठीक है, आप पूरे कोर्स को बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। डन, चलो भाई ठीक है। और इसको टोटली भाई कैसे स्टडी किया जाए, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप लोगों को कक्षा 9वीं में तो 9वीं पे क्लिक करोगे, 9वीं कक्षा पर क्लिक करते ही आप देखोगे 9वीं कक्षा के जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। इनमें से अगर किसी भी विषय में, मतलब आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और वॉच नाउ पे क्लिक करके उसके पूरे कोर्स को स्टडी कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो यहाँ पर गणित विषय के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और भी इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स और भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में कहा जाए क्या क्या चीज़ होगा, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी कहा जाए पूरे बारीकियों से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर से रिलेटेड, आपकी 9वीं कक्षा से रिलेटेड है, वो पूरे बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ओके, उसके बाद क्या है, तो पूरे NCERT का सॉल्यूशन है, जिसमें उसके उदाहरण, प्रश्नावली और जो प्रमेय आते हैं, उस प्रमेय को भी पूरा सिद्ध किया हुआ है, यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज़ें समझा रखी है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन है, मतलब उस चैप्टर का पूरा रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। कहा जाए भाई जैसे आपके एग्जाम आते हैं, तो उस टाइम पे आपको लगता है भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो एक वीडियो में पूरे चैप्टर को बिल्कुल मस्त रिवाइज करवा दे, तो भाई वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पूरे MCQs की सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत सी चीजें हैं, यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप इसका फायदा उठाइए। आपको जस्ट करना यह है कि यहाँ पर इन वीडियो पर जो भी चैप्टर है उन पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उनमें जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी, और आप उसका फायदा उठा सकते हो। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल के बारे में, जो कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी होते हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भी उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।